नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन है कि कैसे करें, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करें और पैसे कहाँ लगाएं, तो ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक होता क्या है। क्या है कि दोस्तों, जब एक कंपनी चलती है उसकी ओनरशिप आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उसको हम स्टॉक बोलते हैं। एक कंपनी में आपको लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं, तो हम उसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स को बाई करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको उस कंपनी में ओनरशिप मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। जब आप मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर भी बन जाते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो कंपनी में जैसे कि TCS हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया या फिर एयरटेल हो गया, तो ये बहुत सारे कंपनीज आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हमने इसके स्टॉक्स को खरीदेंगे तो हम क्या होते हैं कि उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। एज पर द नंबर ऑफ स्टॉक्स आप होल्ड करते हैं, उसके हिसाब से आपको ओनरशिप देखने को मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तो ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। क्या है कि इंडिया में आपको दो एक्सचेंजेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि BSE और सेंसेक्स। ये क्या है कि जो भी स्टॉक्स होते हैं IPO के द्वारा इस एक्सचेंजेस में आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक्स के बाइंग एंड सेलिंग होता हुआ देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो अगर आप किसी को भी स्टॉक्स खरीदना है तो इसी एक्सचेंजेस के थ्रू आपको खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे ये स्टॉक प्राइस में मूवमेंट या फिर मार्केट में ऊपर नीचे क्यों होता है, इसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं स्टॉक्स के प्राइस के, या फिर मार्केट ऊपर या नीचे जाने के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट्स, तो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो भी प्रॉफिट्स कंपनी अर्न कर रही है वो इन्वेस्टर्स को पसंद आया है कि नहीं आया है। तो कंपनी क्या करती है कि हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स सामने रखती है अपने शेयर होल्डर्स के सामने कि इस पिछले क्वार्टर में हमने इतना अर्निंग किया है। तो क्या है कि उस अर्निंग अगर उसके शेयर होल्डर्स को या फिर अपने इन्वेस्टर्स को पसंद आया तो आपको शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है और एक्सपेक्टेशंस होता है। अगर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं आए तो आपको शेयर्स में गिरावट भी देखने को मिल जाता है। ये वन ऑफ द रीज़न आपको देखने को मिल जाता है। मेन रीज़न होता है कि कॉरपोरेट प्रॉफिट्स। उसके बाद आता है कि न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स। कंपनी जो अनाउंस करती है या फिर कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर भी आपको स्टॉक प्राइस में ऊपर नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे कि कंपनी अनाउंस करती है कि हम लोग नया प्लांट खोलने वाले हैं, या फिर हम नया कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं, या फिर हम अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले हैं। ऐसा कंपनी अनाउंस करती रहती है, तो उसके हिसाब से भी आपको स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी या फिर नीचे देखने को मिल जाता है। और नहीं तो मेन होता है कि ग्रोथ, कंपनी बोलती है कि हम लोग आने वाले इतने सालों में ऐसे ऐसे ग्रोथ करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग 20% से 25% से ग्रो करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से भी आपको स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी या फिर नीचे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है कि इकोनॉमी। जिस देश में कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे कि इंडिया में हो गया, तो उसके इकोनॉमी के हिसाब से भी आपको स्टॉक प्राइस में ऊपर या नीचे होता हुआ देखने को मिल जाता है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा बिजनेस का स्कोप आपको देखने को मिल जाता है। उसके हिसाब से आपको स्टॉक में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन में जाती है तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी उतना खासा अर्न करता हुआ देखने को नहीं मिलता, तो उसमें आपको प्राइस नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है कि ग्लोबल मार्केट्स। जब हम ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में जी रहे हैं तो क्या होता है कि कंपनियां सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिज़नेस नहीं करते हैं। ज़्यादातर कंपनी आपको इंडिया के बाहर भी बिज़नेस करता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर उस देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके प्रॉफिट्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो उस
का इफ़ेक्ट आपको उसके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल जाता है। सो इसीलिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि इस कंपनी में कहाँ कहाँ पर इनका बिज़नेस चल रहा है और कितना परसेंटेज बाहर की दुनिया में चल रहा है या फिर सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिज़नेस कर रहा है, वो सब बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आएंगे कि ये इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मतलब कौन से मोड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमको देखना पड़ता है कि क्योंकि इन्वेस्टिंग करना मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल सकते हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या है। जैसे कि नए इन्वेस्टर्स को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम है कि कैसे करते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि चीज़ें दोस्तों, इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है कि बैंक अकाउंट, दूसरा होता है उसको लिंक करता हुआ ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके साथ साथ आपको डीमैट भी अकाउंट चाहिए होता है। सो बैंक अकाउंट में क्या होता है, क्योंकि आप उसमें हम पैसा डालते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जिसमें हम स्टॉक्स को बाई एंड सेलिंग करते हैं। उसके बाद डीमैट अकाउंट होता है जो कि आपको डिजिटलाइज्ड सिस्टम में हमारे शेयर्स को सेव करके रखता है। तो अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर ये हम ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो इंडिया में आपको बहुत सारे ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करते हैं, जैसे कि शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया या ज़ीरोधा हो गया। ये सारे आपको ब्रोकर्स इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। सो इसके थ्रू आप डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ज़्यादातर आपको ज़ीरोधा आपको नंबर 1 देखने को मिल जाता है ये डिस्काउंटेड ब्रोकर में। सो ज़्यादातर लोग वहाँ पर खोलते हैं, या फिर एंजल वन में भी खोल सकते हैं। सो जहाँ पर आपकी मर्ज़ी वहाँ पर आप खोल सकते हैं। सो अकाउंट खोलने के बाद क्या होता है दोस्तों, KYC करना पड़ता है कि हमारे डीमैट अकाउंट का KYC करना पड़ता है। सो KYC होता है आपका आधार कार्ड या फिर पान कार्ड देके KYC कंप्लीट किया जाता है। सो उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। सो उसके बाद क्या करना पड़ता है दोस्तों कि अकाउंट में पैसा डाल के आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सब तो ठीक है, आप तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, रिसर्च करना पड़ता है किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्योंकि अगर आप विदाउट रिसर्च आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको बहुत ही नुकसान देखने को मिल जाता है और आपका पैसा आप कम्प्लीटली डूब भी सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के मतलब कौन से मोड से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हैं, जैसे कि मेरे को बताया था TCS हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गए, बहुत सारे आपको अराउंड 8,000 कंपनीज आपको मोर देन 8,000 कंपनीज आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल जाते हैं। सो जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उस कंपनी में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीदना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पर हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहते हैं और उसको एक फ़ंड मैनेजर चलाता है और वो हमारे ऑन बिहाफ वो स्टॉक्स बाय करता हुआ देखने को मिल जाता है। वो एक प्रोफेशनल होता है दोस्तों, और उसका काम वही है कि स्टॉक्स को अच्छे खास एनालाइज करके आपको वो स्टॉक्स बाई एंड सेल करता है। उसके लिए एक नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो लेता है, लेकिन आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके देता है। लेकिन स्टॉक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न कम है, लेकिन रिस्क भी आपको कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है डायरेक्ट स्टॉक्स में जाएंगे तो, क्योंकि हम एक कंपनी के स्टॉक्स को बाई करते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड आपको पूल ऑफ स्टॉक्स बाई करता है, तो वहाँ पर आपको रिस्क बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पर आपका मार्केट लिंक्ड है वहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों इंडेक्स फंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया में 2 आपको मेजर एक्सचेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि BSE हो गया या फिर NSE हो गया। BSE का आपको सेंसेक्स देखने को मिल जाता है और NSE में आपको निफ्टी 50 इंडेक्स देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको किसी को म्यूचुअल फंड में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, जो कि उस
इंडेक्स के रिटर्न को आपको देखने को मिल जाता है। सो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि इंडेक्स को बीट करना होता है। सो इंडेक्स से ज़्यादा उनको अल्फ़ा जनरेट करके देना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को। सो आपको अगर आप देखेंगे कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है तो आपको सिर्फ इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक SIP होता है, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या है कि हर महीने आप सिस्टमेटिकली एक डेट को हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर वॉलेटिलिटी में जब मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ पर भी बाइंग होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पर भी बाइंग होता है। सो एक एवरेज आपको बाइंग प्राइस आपको देखने को मिल जाता है और आपको स्टडी रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है कि मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स हमको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो हमको जो कि कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उसको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो वेल्थ बिल्डिंग होता है, जो लंबे समय तक हम लोग इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उसको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट क्या है कि हमको इन्वेस्टमेंट कभी भी टिप्स के हिसाब से नहीं करना चाहिए या फिर रूमर्स के ऊपर हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको कोई मैसेज आ गया या फिर टेलीग्राम में कोई आपको मैसेज देखा या फिर किसी रिश्तेदार ने या फिर फ्रेंड ने बताया कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो या फिर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, लेकिन ऐसे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की होता है, आपके पैसे पूरी तरफ से डूब सकते हैं। इसीलिए टिप्स के ऊपर या रूमर्स के ऊपर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या F&O हो गया या ऑप्शंस हो गए, इसमें आपको कभी भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो आम निवेशक होता है, जैसे कि हम आम नागरिक होते हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। और सेबी खुद बोलता है कि मोर देन 90% जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जाते हैं उनका हमेशा नुकसान ही हुआ है। इसलिए हमको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म अच्छा खासा स्टडी करके हमको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तभी जाके हमको अच्छा खासा वेल्थ बिल्डिंग होता हुआ देखने को मिल जाता है। और पैनिक नहीं होना है दोस्तों, मार्केट में हमेशा आपको देखना है कि पैनिक नहीं होना है। अगर आपका पोर्टफोलियो कभी कभार नीचे भी जा सकता है, अगर आपको मालूम है कि आपने अच्छा कंपनी को में इन्वेस्ट किया है, अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आपको सिर्फ वहाँ पर रुकना है। आपको पैनिक होके उसको सेलिंग नहीं करना है। अगर आप पैनिक करके सेलिंग कर चुके तो मार्केट आपको कभी ना कभी तो वो रिकवर भी हो जाएगा और आपका जो वेल्थ बिल्डिंग का जो जर्नी है, जो स्लो एंड स्टडी होना चाहिए, वो कट जाएगा और आपको बाद में रिग्रेट भी हो सकता है। इसलिए कभी भी पैनिक नहीं करना है दोस्तों, आपको स्लो एंड स्टडी से वेल्थ बिल्डिंग करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। हालांकि आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न, आपको किसी भी एसेट क्लास में जाएंगे तो स्टॉक मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा, लेकिन आपको डाइवर्सिफाइड भी होना चाहिए दोस्तों। सारा का सारा 100% आपको स्टॉक मार्केट में ही नहीं डालना है, आपको कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट में डालना होता है, कुछ गोल्ड में डालना होता है, कुछ आपको कैश में रखना होता है। सो ऐसे आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है, क्योंकि कभी कभार क्या है कि कुछ एसेट क्लास नहीं चलते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी गोल्ड अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है, स्टॉक मार्केट आपको पिछले 1-1.5 साल से एक ही जगह में स्टैग्नेंट देखने को मिल रहा है। तो उस समय में आपको एक एसेट क्लास अगर आप अंडर परफॉर्म करता है तो और एक एसेट क्लास आपको अच्छा खासा बैलेंस करके चलता है, तो आपको एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों ये स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक मेन है कौन से मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब तो हो गया। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि दोस्तों ये स्टॉक होता है जो उसको एनालाइज करते कैसे हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो उसको एनालाइज करते कैसे हैं, तो उसके भी आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि कंपनी का बिजनेस, तो हमको स्टडी करना चाहिए कि कंपनी बिजनेस करती क्या है। अगर आपको उस बिज़नेस को अगर आप समझ नहीं सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कंपनी कर क्या रही है, तो उस बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। मान ला कि
उस कंपनी के स्टॉक्स को आपको बाई करना नहीं है। कोई बोलेगा कि एआई में आ रहा है, सेमीकंडक्टर में आ रहा है, लेकिन आपको उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे बिजनेसेस से आप दूर रहिए दोस्तों। जो सिंपल बिजनेसेस है उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद हो गया दोस्तों कंपनी का हेल्थ, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो कंपनी कितना रेवेन्यू ग्रो कर रही है, कितना रेवेन्यू अर्न कर रही है, कितना प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी का कर्जा कितना है, और कंपनी का कैश फ्लो, मतलब कंपनी चीज़ें तो बेच रही है लेकिन उसके बराबर अपना पैसा वहाँ पर कलेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और वो टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आता है दोस्तों मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी चला रहे हैं वो लोग कैसे हैं। जो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आने वाले सालों में इतना इतना % ग्रो कर रहे हैं, और या पास्ट में अगर कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो उसके हिसाब से उन्होंने किया है कि नहीं किया है, ये सब आपको पता चल जाता है कि इसका मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है और एक कितना डिलीवरी कर रहा है, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया उसके हिसाब से वो लोग डिलीवरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ गया ग्रोथ। तो जब भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड है क्या नहीं है। तो अगर आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस आपको रिटर्न भी ज़्यादा कुछ कमा के नहीं देगा। हम स्टॉक मार्केट में इसीलिए आते हैं ताकि हम लोग एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे स्टॉक में जा रहे हैं जो आपको इन एफडी से भी नीचे रिटर्न बना के दे रहा है, तो इतना रिस्क लेके आप स्टॉक मार्केट में या आने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सो आपको देखना पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड है, कंपनी अच्छा खासा कमाई कर रही है, उसका मैनेजमेंट अच्छा, आपको प्रॉमिसिंग मैनेजमेंट देखने को मिलता है, और उस बिज़नेस में ग्रोथ भी है, तभी जाके ये सब चीज़ें मैच होने के बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब होने के बाद हम देख सकते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या है, मतलब एक आम निवेशक को अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो उसमें सिंपलेस्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो, इसका काम ही यही होता है कि स्टॉक एनालाइज करना, कौन सी कंपनी कैसे ग्रो कर रहे हैं, और उनके पास जो नॉर्मल निवेशक होते हैं दोस्तों उनसे ज़्यादा एक्सेस होता है कंपनी में। वो लोग डायरेक्ट कंपनी से जाके बात कर सकते हैं, कंपनी में चल क्या रहा है, ये सब चीज़ों की वो लोग एनालाइज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेंगे दोस्तों। हम एक आम निवेशक जो कंपनी से बहुत बाहर होते हैं तो हमको उस लेवल का एक्सेस नहीं होता है, तो हमको कंपनी में चल क्या रहा है सो हमको लास्ट में पता चलता है, उसके बाद ही वहाँ पर आपको फ्रॉड होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको लार्ज कैप में जाएंगे तो 12% के रिटर्न मिलेगा, मिड कैप में जाएंगे तो 15-16%, अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो 18 से 20% का रिटर्न मिलेगा। वो आपको मोर देन सफिशेंट है लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करने के लिए। आपको सिर्फ एक ही चाहिए, आप वहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए, हर महीने में एक कमिटमेंट जैसे उसको म्यूचुअल फंड को SIP का थ्रू अगर आप जाते रहेंगे तो आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करेंगे। म्यूचुअल फंड से भी अगर आपको और भी आसान का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है तो वो होता है इंडेक्स फंड दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ना फिर यहाँ पर फंड मैनेजर भी कुछ दिमाग नहीं लगाता है, वो सिर्फ अपना जो इंडेक्स होता है उसको, जिस इंडेक्स को फॉलो करता है उसमें जो कंपनी से उसका जो वेटेज है उसके हिसाब से वो बाइंग एंड सेलिंग करता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का अभी तक का रिटर्न चार्ट है दोस्तों। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने अभी तक 2800% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। सो अगर किसी ने यहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो उस शेयर होल्डर्स को इतना % आपको रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें आपको वॉलेटिलिटी नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी गिरा है, यहाँ पर भी गिरा है, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन वैसा ही वो रिकवरी भी करता हुआ देखने को मिल जाता है। ये अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप SIP करेंगे तो यहाँ पर भी बाइंग होता है, यहाँ पर भी बाइंग होता है, यहाँ पर भी बाइंग होता है, यहाँ पर भी बाइंग होता है। सो एवरेज होके आपको प्राइस आपका NAV का प्राइस आता है दोस्तों। सो हमेशा स्टॉक मार्केट में ऐसा उतार चढ़ाव होता रहता है,
लेकिन आपको उसमें रहना है, भागना नहीं है और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, तो तब जाके एक आपको अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेंसेक्स, जो कि BSE का आपको इंडेक्स है सेंसेक्स 30, इसमें आपको 30 स्टॉक्स देखने को मिल जाता है। ये आपको 40 साल का आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आप एक लंबे समय तक रहेंगे तो आपका अच्छा खासा आपका वेल्थ ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसका अभी तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे अराउंड 15,000% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे अराउंड 15-16% का क्या अगर रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो अगर आप बहुत ही अच्छा खासा डिसेंटली यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा वेल्थ जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, ये स्टॉक्स डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग छोड़ के इसके थ्रू अगर आप करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स को मोर देन सफिशिएंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको किसी को बीट नहीं करना है, किसी के सामने आपको कूल नहीं बनना है कि मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, किया है। उसके लिए आपको बहुत ही स्टडी करना पड़ता है, और ऐसा है कि हम कभी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न को हम बीट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सो कभी भी स्टॉक्स हो गया या फिर ट्रेडिंग हो गया, F&O हो गया, उसमें कभी भी उस चक्कर में मत जाइए, आप अपना पैसा खो देंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत मार्केट में बहुत ही लंबे समय का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए, सेफली इन्वेस्ट कीजिए और डरिए मत। करेक्शन आता रहेगा मार्केट में, तो उस करेक्शन में आप डरिए मत, आप सिर्फ टिके रहिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मार्केट बनाता हुआ देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे बनाते हैं, अच्छा खासा वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक थैंक यू, बाय।